हाय दोस्तों, स्वागत है आपकी पसंदीदा चैनल जी के भाई राजन दोस्तों। और साथ साथ में हमारी आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चला था चट्टान वो कंप्लीट हो गया था कल। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियां। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। और ये पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियों का आज पार्ट 1 है दोस्तों। चट्टान की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बन चुके हैं दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम यह टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आज के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियां। समझ में आ गया? उसमें पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन दोस्तों ये हम पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन दोस्तों दो कारणों से हो सकता है। या तो मंद गति से हो सकता है, दो कारणों से हो सकता है। या तो मंद गति से हो सकता है या तीव्र गति से हो सकता है। पृथ्वी सतह पर परिवर्तन दोस्तों या तो मंद गति से होगा या तीव्र गति से। या तो मंद गति से या तीव्र गति से होगा दोस्तों। या तो मंद गति से होगा दोस्तों पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन, या तीव्र गति से। तीव्र यानी तेज और मंद यानी धीरे दोस्तों। समझ में आ गया? मंद गति से जब होगा तो यह मनुष्य तत्काल या प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता है। जब दोस्तों मंद गति से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होगा दोस्तों तब मनुष्य तत्काल या प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाता है। मतलब जब मंद गति से पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होगा तो हमें वो जो परिवर्तन होगा वह हमें दिखाई नहीं देगा, तत्काल नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा दोस्तों, हमें दिखाई नहीं देगा। इसके उदाहरण है समुद्र तल में वृद्धि। क्या? समुद्र तल में वृद्धि। जब दोस्तों समुद्र तल में वृद्धि होगी तो वह हमको दिखाई नहीं देगी, तत्काल नहीं होगी, प्रत्यक्ष नहीं होगी। जब परिवर्तन होगा समुद्र तल में वृद्धि। दूसरा उदाहरण है पर्वतों व घाटियों का निर्माण। जब पर्वतों और घाटियों का निर्माण होगा तो दोस्तों हमको दिखाई नहीं देगा। जो परिवर्तन है, जो निर्माण है वो हमको दिखाई नहीं देगा, तत्काल नहीं होगा, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करेंगे हम लोग। अगला मृदा का निर्माण। जब दोस्तों मृदा का निर्माण होगा, मिट्टी का निर्माण होगा दोस्तों तो हमको वह दिखाई नहीं देगी दोस्तों, तत्काल या प्रत्यक्ष नहीं अनुभव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। समझ में आ गया कि जब मंद गति से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होगा दोस्तों तब हम मनुष्य हैं वह तत्काल या प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसमें उदाहरण समुद्र के तल में वृद्धि, पर्वतों व घाटियों का निर्माण और मृदा का निर्माण। इन सभी में जब परिवर्तन होता है मंद गति से तो हमको दिखाई नहीं देता है, तत्काल या प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। अब जब तीव्र गति से होगा, जब तीव्र गति से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होगा दोस्तों तब मनुष्य प्रत्यक्ष और तत्काल अनुभव कर पाएगा। क्या? जब तीव्र गति से मतलब तेज गति से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होगा दोस्तों तब जो मनुष्य है वह प्रत्यक्ष या तत्काल अनुभव करता है। जब प्रत्यक्ष या तत्काल अनुभव करता है दोस्तों। इसी के उदाहरण दोस्तों भूकंप। क्या? इसी के उदाहरण दोस्तों भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, ये सभी तीव्र गति के उदाहरण है। समझ में आ गया कि जब पृथ्वी की सतह पर मंद गति से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होगा तो हमें वो जो परिवर्तन है वो हमको दिखाई नहीं देगा, तत्काल या प्रत्यक्ष नहीं होगा।
और जब तीव्र गति से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होगा दोस्तों, तब यह जो मनुष्य को दोस्तों प्रत्यक्ष व तत्काल दिखाई देगा। इसके उदाहरण है समुद्र तल में वृद्धि, पर्वतों घटे हुए निर्माण और मृदा का निर्माण। जब होगा तो वह हमको दिखाई नहीं देगा। तो जब भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी इनका निर्माण या होगा तो दोस्तों वो हमको दिखाई देगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे दोस्तों पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन कि क्या कारण दोस्तों, हमने अभी देखा मंद और तीव्र गति से होता है, परंतु उनके क्या कारण है। पहला अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। पहले हम अंतर्जात बल क्या होता है वो देख लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल को दोस्तों अंतर्जात बल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल को अंतर्जात बल कहते हैं दोस्तों। इसको अब अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और निपेट। सियाल को क्रस्ट भी कहते हैं, सीमा को मेंटल भी कह सकते हैं और निफे को और भी कह सकते हैं दोस्तों। ये हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसमें कोई सा भी बल उत्पन्न होगा तो उसे ही हम अंतर्जात बल कहेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई भी बल उत्पन्न होगा तो उसे हम अंतर्जात बल कहेंगे दोस्तों। क्लियर। फिर उत्पन्न बल के कारण, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल के कारण, तो जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल उत्पन्न होगा अंतर्जात बल, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल के कारण दोस्तों जब संचलन या गति होगी, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब अंतर्जात बल होगा तब बल होगा उत्पन्न होगा, अंतर्भाग में अंतर्जात बल उत्पन्न होगा तो उसी के कारण दोस्तों जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचलन या गति होगी तो उसे हम आंतरिक संचलन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे ही हम दोस्तों आंतरिक संचलन कहेंगे दोस्तों। क्लियर कि जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल के कारण संचलन या गति होगी तो उसे हम आंतरिक संचलन कहेंगे। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल के कारण संचलन या गति होगी दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचलन या गति होगी तो जो पृथ्वी का बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग है और ये आंतरिक भाग है। पृथ्वी के बाहरी भाग में दोस्तों जब आंतरिक भाग में जो संचलन या गति होगी तो जो पृथ्वी का बाहरी भाग है उसमें दोस्तों पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होगा। किन किन का? कैसे? जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचलन या गति होगी अंतर्जात बल के कारण तो बाहरी भाग में, पृथ्वी के बाहरी भाग में पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होगा। अब जो पृथ्वी का बाहरी भाग है उसमें जो पर्वत है, मैदान है और पठार है, इन पठार में दोस्तों गतिशील कारकों द्वारा परिवर्तन होगा तो उसे हम बहिर्जात बल कहेंगे। क्या कहेंगे? जब दोस्तों जो पृथ्वी का बाहरी भाग है उसमें जो पर्वत है, जो पठार है और जो पठार है, मैदान है, उनमें जब गतिशील कारकों द्वारा परिवर्तन होगा तो उसे हम बहिर्जात बल कहेंगे। क्लियर। कौन कौन सा परिवर्तन, कौन कौन से गतिशील कारकों द्वारा? जैसे अपक्षय, अपर्दन, हिमानी, जलप्रपात, इनसे जब परिवर्तन होगा तो उसे हम बहिर्जात बल कहेंगे। क्लियर दोस्तों। कोई डाउट यहाँ तक कि अंतर्जात बल क्या कहलाता है और बहिर्जात बल क्या कहलाता है? तो दोस्तों अंतर्जात बल का रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों ताकि हमें अच्छे से याद हो जाएगा ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी बल उत्पन्न होगा तो उसे अंतर्जात बल कहेंगे। और अंतर्जात बल के कारण संचलन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचलन या गति होगी तो उसे हम आंतरिक संचलन कहेंगे। जब संचलन या गति होगी तो बाहरी भाग में पर्वत, पठारों और मैदानों का निर्माण होगा तो पर्वत, पठार, मैदानों में गतिशील कारकों द्वारा परिवर्तन होगा तो उसे हम बहिर्जात बल कहेंगे। क्लियर दोस्तों।
तो दोस्तों ये था हमारा पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के क्या कारण, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। क्लियर। तो अब दोस्तों जो आंतरिक संचलन है, जो अंतर्जात बल के कारण आंतरिक संचलन उत्पन्न होता है, वो आंतरिक संचलन क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब आंतरिक संचलन क्या होता है देख लेते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही लिख दिया ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो दोस्तों। तो दोस्तों अब आंतरिक संचलन के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। जो भी मैं पढ़े थे पहले वो इसके बारे में अब डिटेल से जानेंगे दोस्तों, आंतरिक संचलन के बारे में। तो दोस्तों आंतरिक संचलन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, आंतरिक संचलन को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला आकस्मिक आंतरिक संचलन और दूसरा दीर्घकालीन आंतरिक संचलन। की आकस्मिक आंतरिक संचलन और दीर्घकालीन आंतरिक संचलन। दोस्तों दीर्घकालीन आंतरिक संचलन को पढ़ने से पहले अब हम सबसे पहले आकस्मिक आंतरिक संचलन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आकस्मिक आंतरिक संचलन के बारे में पढ़ते हैं। अंतर्जात बल की तीव्रता अधिक होती है। अंतर्जात बल दोस्तों अभी हमने देखा था। जब अंतर्जात बल की तीव्रता अधिक होगी, जब अंतर्जात बल की तीव्रता अधिक होगी दोस्तों, तो इसकी गति तीव्र होगी। जब अंतर्जात बल की तीव्रता अधिक होगी दोस्तों, तब इसकी गति तीव्र होगी। आकस्मिक आंतरिक संचलन की जो गति है दोस्तों वह तीव्र हो मतलब तेज होगी। अगर जब इसकी गति तीव्र होगी तो हम प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव करेंगे। जब दोस्तों अंतर्जात बल की तीव्रता अधिक होगी तो इसकी गति तीव्र होगी मतलब कि तेज होगी। अब जब इसकी गति तेज होगी दोस्तों तब हम प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव कर पाएंगे। प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव कर पाएंगे दोस्तों। क्लियर हो गया। प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव कर पाएंगे। तो जन धन की हानि संभव है। क्या होगी, प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव कर पाएंगे तो इसलिए जन और धन की हानि संभव है कि जन की भी हानि होगी और धन की भी हानि होगी दोस्तों। क्लियर हो गया कि अंतर्जात बल की जब तीव्रता अधिक होगी तो इसकी आकस्मिक आंतरिक संचलन की जो गति है वह तीव्र होगी। अगर इसकी गति जब तीव्र होगी तो हम प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव कर पाएंगे। जब हम प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव कर पाएंगे दोस्तों तो जन और धन की हानि संभव है कि जन और धन की हानि होगी। आकस्मिक आंतरिक संचलन के उदाहरण। तो दोस्तों आकस्मिक आंतरिक संचलन के उदाहरण है भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी ये तीनों दोस्तों आकस्मिक आंतरिक संचलन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये थी आंतरिक संचलन को दो भागों में बांटा गया। उसका पहला भाग आकस्मिक आंतरिक संचलन और जो दूसरा भाग है दोस्तों दीर्घकालीन आंतरिक संचलन, वो देखने से पहले इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आकस्मिक आंतरिक संचलन, अंतर्जात बल की तीव्रता अधिक होगी तो इसकी गति तीव्र होगी। तीव्रता अधिक होगी तो इसकी गति तीव्र होगी, तेज होगी। अगर इसकी गति तीव्र होगी तो प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव हम कर पाएंगे। प्रत्यक्ष तत्काल अनुभव हम कर पाएंगे तो इसमें जन और धन की हानि संभव है। और आकस्मिक आंतरिक संचलन के उदाहरण है भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। क्लियर, कोई डाउट? अब है दीर्घकालीन आंतरिक संचलन। क्या है दीर्घकालीन आंतरिक संचलन दोस्तों? इसे हम पटल विरूपणी संचलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटल विरूपणी संचलन भी कहते हैं दोस्तों। दीर्घकालीन आंतरिक संचलन को क्या कहते हैं? पटल विरूपणी संचलन। क्लियर दोस्तों? पटल विरूपणी संचलन दोस्तों ये नवीन
स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। क्या करता है? जो पटल विरूपणीय संचलन है दोस्तों, ये नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। इसे दीर्घकालीन आंतरिक संचलन को पटल विरूपणीय संचलन कहते हैं। जो पटल विरूपणीय संचलन है दोस्तों, ये नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। इसमें अंतर्जात बल, जब इसमें तीव्रता, अंतर्जात बल की जब तीव्रता कम होगी, इसमें अंतर्जात बल की तीव्रता अधिक थी, इसमें जब अंतर्जात बल की तीव्रता कम होगी तो इसकी जो गति है, दीर्घकालीन आंतरिक संचलन की जो गति है दोस्तों, ये मंद होगी, मतलब कि धीमी होगी। इसमें तेज थी और इसमें धीरे, मतलब कि अंतर्जात बल की जब तीव्रता कम होगी तो इसकी जो गति है वह भी कम होगी। जब इसकी गति कम होगी तो हम प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आकस्मिक आंतरिक संचलन में हम प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव कर पा रहे थे, परंतु दोस्तों दीर्घकालीन आंतरिक संचलन में हम प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब अंतर्जात बल की तीव्रता कम होगी तो इसकी जो गति है वह मंद होगी, इसलिए हम प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब हम प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव नहीं कर पाएंगे तो इसमें जन और धन की हानि की कम संभावना है। मतलब कि दोस्तों जब प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव कर पाएंगे तो इसमें दोस्तों जन और धन की हानि नहीं, कम संभावना कम है। जन और धन की हानि की संभावना कम है। इसमें दोस्तों जन और हानि संभव थी, परंतु इसमें कम संभावना है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों जो पटल विरूपणीय संचलन है, इसके उदाहरण है वलन और भ्रंशन। क्या है? वलन और भ्रंशन, ये पटल विरूपणीय संचलन के उदाहरण है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट? तो दोस्तों ये था हमारा दीर्घकालीन आंतरिक संचलन। इसका रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। इसको पटल विरूपणीय संचलन भी कहते हैं दोस्तों। पटल विरूपणीय संचलन ये नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। इसमें अंतर्जात बल की तीव्रता कम होगी तो इसकी जो गति है वह मंद होगी, मतलब कि दोस्तों धीरे होगी। जब इसकी गति मंद होगी तो हम प्रत्यक्ष व तत्काल अनुभव नहीं कर पाएंगे, तो इसमें जन और धन की हानि की कम संभावना है। और जो पटल विरूपणीय संचलन है, इसके उदाहरण है वलन और भ्रंशन। तो दोस्तों ये था दीर्घकालीन आंतरिक संचलन, और मुझे पूरा विश्वास आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने देखा आंतरिक संचलन के जो दो भाग है, आकस्मिक आंतरिक संचलन और दीर्घकालीन आंतरिक संचलन। इसमें आपको याद रखना जरूरी है कि आकस्मिक आंतरिक संचलन के उदाहरण कौन से हैं और दीर्घकालीन आंतरिक संचलन या पटल विरूपणीय संचलन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? तो अब जो इसमें शब्द आया है कि पटल विरूपणीय संचलन के उदाहरण है वलन और भ्रंशन। आगे है दोस्तों पटल विरूपणीय संचलन। क्या है? पटल विरूपणीय संचलन। दोस्तों पटल विरूपणीय संचलन को दीर्घकालीन संचलन भी कहते हैं। जो भी हमने पढ़ा था दीर्घकालीन संचलन, उसी को हम पटल विरूपणीय संचलन भी कहते हैं। अब दोस्तों पटल विरूपणीय संचलन के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। क्या है? पटल विरूपणीय संचलन के बारे में विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। पटल विरूपणीय संचलन दो कारणों से होता है। कितने कारणों से होता है दोस्तों? जो पटल विरूपणीय संचलन है यह दो कारणों से होता है, अभिसरण और अपसरण से। अभिसरण से और अपसरण से। दोस्तों अभिसरण का मतलब को अभिसारी गति कहते हैं और अपसरण को अपसारी गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पटल विरूपणीय संचलन दो कारणों से होता है, अभिसरण से और अपसरण से। अभिसरण का मतलब होता है अभिसारी गति और अपसरण का मतलब होता है अपसारी गति। ठीक हो गया दोस्तों? दोस्तों जो अभिसारी
गति है, अभिसारी गति दोस्तों वलन क्रिया करती है। अभिसारी गति से वलन क्रिया होती है और अपसारी गति से दोस्तों भ्रंशन गति होती है, भ्रंशन क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, कि पटल विरूपण संचलन दो कारणों से होता है। पहला अभिसरण मतलब कि अभिसारी गति, दूसरा अपसरण मतलब कि अपसारी गति। अब अभिसारी गति वलन क्रिया करती है और अपसारी गति भ्रंशन क्रिया करती है। ठीक हो गया दोस्तों। अब है दोस्तों जो वलन है, वलन क्रिया दोस्तों, अब जो वलन क्रिया है इसके बारे में अब हम विस्तार से देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी के अंदर दोस्तों, हमारी पृथ्वी है, उसके अंदर हम रहते हैं दोस्तों। जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर दोस्तों इस तरह की प्लेटें रहती है। क्या रहती है दोस्तों? इस तरह की दोस्तों कुछ प्लेटें रहती है। हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर दोस्तों इस तरह की कुछ प्लेटें रहती है, जिन्हें हम आंतरिक प्लेटें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारी जो पृथ्वी है जिसके अंदर हम रहते हैं उसके अंदर दोस्तों ये मतलब कि इस तरह की कुछ प्लेटें रहती है, जिन्हें हम आंतरिक प्लेटें कहते हैं, आंतरिक प्लेटें बोलते हैं। दोस्तों जो आंतरिक प्लेटें हैं ये गतिशील होती है। क्या होती है दोस्तों? जो आंतरिक प्लेटें हैं दोस्तों ये गतिशील होती है, मतलब कि रुकती नहीं, ये हमेशा आपस में गति करती रहती है। ठीक हो गया दोस्तों, कि जो आंतरिक प्लेटें हैं ये हमारे पृथ्वी के अंदर रहती है, इस तरह की होती है और यह गतिशील होती है। जो आंतरिक प्लेटें हैं दोस्तों ये 3 प्रकार की गति करती है। क्या करती है? जो आंतरिक प्लेटें हैं दोस्तों ये 3 प्रकार की गति करती है। अभिसारी गति और अपसारी गति और संरक्षी गति। अभिसारी गति, अपसारी गति और संरक्षी गति, ये तीनों गति, अभिसारी गति, अपसारी गति और संरक्षी गति करती है दोस्तों आग्नेय प्लेट। ये 3 गति करती है दोस्तों आंतरिक प्लेट दोस्तों पटल विरूपण संचलन दो कारक से होता है दोस्तों, अभिसरण से और अपसरण से। अभिसरण वलन क्रिया से क्रिया करता है और अपसरण भ्रंशन क्रिया करता है। और दोस्तों जो वलन है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, ये हमारे पृथ्वी के अंदर ऐसी इस तरह की प्लेटें हैं जिन्हें आंतरिक प्लेटें बोलते हैं। ये गतिशील होती है और 3 प्रकार की गति करती है, अभिसारी गति, अपसारी गति और संरक्षी गति। तो दोस्तों अब जो गति है अभिसारी गति, अपसारी गति और संरक्षी गति, अब इन तीनों गतियों के बारे में देख लेते हैं। आगे है दोस्तों अभिसारी गति। दोस्तों अभिसारी गति के बारे में अब हम पढ़ते हैं दोस्तों। ये 2 प्लेटें हैं। क्या दोस्तों? ये 2 प्लेटें हैं। ये 2 प्लेटें हैं। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करेगी, जब 2 प्लेटें हैं, जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करेगी तो उस गति को हम अभिसारी गति कहेंगे। क्या कहेंगे? जब ये दो प्लेटें हैं, 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करेगी, तो जब एक दूसरे की ओर गति करेगी तो उसी गति को दोस्तों अभिसारी गति कहेंगे। क्लियर दोस्तों? अभिसारी गति, जहां अभिसारी गति होगी वहां वलित पर्वत पाए जाएंगे। क्या हो दोस्तों? जहां अभिसारी गति होगी दोस्तों वहां वलित पर्वत पाए जाएंगे। और दोस्तों अभिसारी गति जो किनारे हैं वह विनाशकारी होते हैं। क्या होते हैं? जो अभिसारी गति के जो किनारे हैं दोस्तों ये विनाशकारी होते हैं। जब जो ये दोनों प्लेटें हैं ये जब
अपने एक दूसरे की ओर बढ़ेगी दोस्तों, तब ये दोनों आपस में भिड़ जाएगी, मतलब टकरा जाएगी, मतलब भिड़ जाएगी। तब जब भिड़ेगी तो इनके जो ये किनारे है ना, ये किनारे, जब इनके किनारे जो दोनों आपस में भिड़ेंगे तो यह जो किनारे हैं इनके ये विनाश करेंगे। क्या करेंगे? जो इनके किनारे हैं दोस्तों ये विनाश करेंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम विनाशकारी किनारे कहते हैं। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट? अभिसारित गति में फिर से बता देता हूँ दोस्तों कि ये प्लेटें हैं। ये प्लेटें दोस्तों एक दूसरे की ओर जब गति करती है तो इसे हम अभिसारी गति कहते हैं। और जहां अभिसारी गति होगी वहां वलयित पर्वत पाए जाएंगे। तीसरी जो इनके किनारे हैं विनाश करेंगे, मतलब दोस्तों अभी सारी दो प्लेटें हैं, एक आपस में भिड़ेगी तो जो उनके किनारे हैं ये भी आपस में भिड़ेंगे, तो जो उनके किनारे हैं ये विनाश करेंगे। तो इनके किनारे को क्या कहते हैं? इनके किनारे को विनाशकारी किनारे कहते हैं। दूसरी है अपसारी गति। अपसारी गति तो दोस्तों यहां भी ये दो प्लेटें हैं, दोस्तों अपसारी गति हम पढ़ रहे हैं, उसमें दोस्तों यहां भी दो प्लेटें हैं। दो प्लेटें हैं दोस्तों, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेगी तो उस गति को अपसारी गति कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? ये दो प्लेटें हैं, जब दोनों प्लेटें जो दो प्लेटें हैं दोस्तों, ये जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेगी तो उसको हम अपसारी गति कहेंगे। ये दो प्लेटें हैं, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेगी, ये दोनों प्लेटें ये जब विपरीत दिशा में गति करेगी तो उस गति को अपसारी गति कहेंगे। और जहां अपसारी गति होगी वहां भ्रंशन और दरार पाए जाएंगे। भ्रंशन और दरार पाए जाएंगे दोस्तों, जहां अपसारी गति होगी वहां भ्रंशन और दरार पाए जाएंगे। और अपसारी गति के किनारे रचनात्मक किनारे होते हैं। क्या होते हैं? जो अपसारी गति है उनके जो किनारे हैं वह रचनात्मक होते हैं। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट अपसारी गति में? फिर से बता देता हूँ दोस्तों, ये दो प्लेटें हैं। दो प्लेटें जब अब एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है तो उस गति को अपसारी गति कहते हैं। अपसारी गति जहां होगी तो वहां भ्रंशन और दरार पाई जाएगी। और अपसारी गति के जो किनारे हैं ये रचनात्मक किनारे हैं, रचनात्मक किनारे कहलाते हैं। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट? तीसरी है संरक्षी गति। दोस्तों संरक्षी गति ये एक दूसरे के सहारे गति करती है। मतलब कि दोस्तों ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं, जब ये दो प्लेटें एक दूसरे के सहारे गति करती है, एक दूसरे के सहारे गति करती है तो उस गति को दोस्तों संरक्षी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षी गति कहते हैं दोस्तों। संरक्षी गति के जो किनारे हैं वह संरक्षी किनारे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? जो संरक्षी गति है उसके जो किनारे हैं ना, वो उस किनारे को हम संरक्षी किनारे कहेंगे। कोई डाउट संरक्षी गति में? फिर से बता देता हूँ ये भी दोस्तों, ताकि हमको अच्छे से याद हो जाएगा। ये दो प्लेटें हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के सहारे गति करती है तो उसे ही हम संरक्षी गति कहते हैं। और संरक्षी गति के जो किनारे हैं वह संरक्षी किनारे कहलाएंगे। क्लियर दोस्तों? अभी हमने देखा अभिसारी गति और अपसारी गति, संरक्षी गति। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो अभिसारी गति है ये क्या करती है? ये एक दूसरे के ओर गति करती है, एक दूसरे के ओर गति करती है, एक दूसरे की ओर गति करती है ना। तो कहाँ करती है वो गति? कौन सी दो प्लेटें हैं दोस्तों, ये एक दूसरे की ओर गति करती है
तो उस गति को हम अभिसारी गति कहते हैं। अब कहाँ कहाँ करेगी वो गति, वो प्लेटें कौन कौन से होगी, कहाँ कहाँ होगी, वो देख लेते हैं। ये जो प्लेटें हैं ये हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सकती है, महाद्वीपीय प्लेटें हो सकती है, या महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट भी हो सकती है, या महासागरीय प्लेट भी हो सकती है। क्लियर दोस्तों कि यहाँ जो भी प्लेटें हैं दोस्तों, संघर्षी गति में, अपसारी गति में, अभिसारी गति में जो ये प्लेटें हैं दोस्तों, ये प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है अभिसारी गति में। तो वह प्लेटें कौन सी होगी, कहाँ होगी, तो चाहे तो या तो महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है, या महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट हो सकती है, या महासागरीय प्लेट हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो महाद्वीपीय, ये सभी दोस्तों महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। तो दोस्तों ये क्या है, ये प्लेटें हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई डाउट यहाँ तक? दोस्तों पृथ्वी पर, हमारी जो पृथ्वी है उस पर 7 मुख्य प्लेटें हैं। क्या है, 7 मुख्य प्लेटें हैं दोस्तों। हम प्लेटों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारी जो पृथ्वी है उस पर मुख्य 7 प्लेटें हैं। उसके बाद छोटी छोटी और भी प्लेटें हैं, परंतु वो मुख्य नहीं है, उनके बारे में ज्यादातर पूछ नहीं जाता। इन 7 जो है उन्हीं के बारे में पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए आपको मैं 7 ही बताऊंगा, क्योंकि ये मुख्य है और ये इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। पहली है अंटार्कटिका प्लेट। क्या है, अंटार्कटिका प्लेट। दूसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। कहाँ है, जो दूसरी नंबर की है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यह है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तीसरी अफ्रीकन प्लेट। क्या है, तीसरी है अफ्रीकन प्लेट। चौथी है यूरेशियन प्लेट। क्या है, यूरेशियन नहीं है दोस्तों, क्या है ये, यूरेशियन प्लेट। यह यूरोप और एशिया के बीच में है, यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में है दोस्तों यूरेशियन प्लेट। क्लियर हो गया दोस्तों। 5वीं है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। क्या है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। 6वीं दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। 7वीं और लास्ट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। क्या है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। पहली अंटार्कटिका प्लेट, दूसरी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तीसरी अफ्रीकन प्लेट। चौथी यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया के बीच में। और 5वीं उत्तरी अमेरिकन प्लेट। 6वीं दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और 7वीं प्रशांत महासागरीय प्लेट। दोस्तों अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ये सभी क्या है, ये सभी महाद्वीपीय प्लेट है। क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। ये सभी 1 से लेकर 6 तक जितने भी दोस्तों प्लेटें हैं, ये सभी क्या है, ये सभी महाद्वीपीय प्लेट है। और दोस्तों जो 7वीं है प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये महासागरीय प्लेट है। क्या है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये क्या है, ये महासागरीय प्लेट है। बाकी सभी महाद्वीपीय प्लेट है, परंतु ये जो एक बची है दोस्तों प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये महासागरीय प्लेट है दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, समझ में आ गया दोस्तों? और जो हमारा टॉपिक था आज, पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियां, वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। जो हमारा टॉपिक था वो भी आज के ही वीडियो में खत्म हो गया है दोस्तों। इसके कुछ पार्ट नहीं बनेंगे, ये सिर्फ एक वीडियो था। टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियां, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगला टॉपिक लेकर। तो कल ही पता चलेगा आपको कि कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।